पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरा आपसे वादा था कि मैं छुट्टियों पर गया हूं लेकिन जल्द वापस आऊंगा और पाठशाला की क्लास फिर से लगेगी, तो वो वादा पूरा कर रहा हूं। लेकिन मेरा आपसे ये भी वादा था कि मैं आपको अमेरिका लेकर चलूंगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरे आसपास देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं अमेरिका नहीं भारत में हूं, क्योंकि अगर मैं आपको पहले दिखाऊं जरा तस्वीर, मैं एक मंदिर में खड़ा हूं जहां दो बुजुर्ग माताएं जो हैं वो पीपल के पेड़ को पानी डाल रही हैं, पीछे हनुमान जी नजर आ रहे हैं। और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो आपको जो गली मोहल्ला बस और जो पीछे दुकानें वगैरह उस तरफ स्टोर्स दिख रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको फील ऐसा आएगा कि आप इंडिया में। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और यही भारतीयता है और यही भारतीयों की खासियत है कि वो जहां जाते हैं उस जगह को अपना बनाते हैं। तो आज पाठशाला में न्यूयॉर्क की से ये स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। इस मंदिर के दर्शन भी आपको कराऊंगा, न्यूयॉर्क के बारे में भी आपको बताऊंगा, साथ ही मेरे पास श्री रामचरितमानस भी है। और आज इसको इसलिए दिखा रहा हूं, आप कहेंगे रामचरितमानस न्यूयॉर्क में दिखाने का मतलब क्या है। अगर आप गौर करेंगे ये गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई रामचरितमानस है जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की ताकत है कि रामचरितमानस लोग न्यूयॉर्क में भी पढ़ते हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ते हैं और इसको लेकर बड़ा विवाद कांग्रेस ने भारत में खड़ा किया है। तो इसकी अहमियत समझते हुए आपको उसका चैप्टर भी दिखाऊंगा। तो जल्दी से पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में चैप्टर कौन कौन सा है। एक तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यूएस दौरा है उस पर आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे, और सिर्फ आज नहीं अगले 5 दिन देते रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं जो उनसे पहले शायद ही किसी ने किया, और शायद क्या किसी ने किया ही नहीं। वो पूरा ऐतिहासिक हिस्सा जो है उनके इस दौरे का, वो चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा जो गीता प्रेस पर विवाद चल रहा है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू जी, कांग्रेस जो विवाद खड़ा कर रही है उसके पोल खुद नेहरू खोलेंगे, वो इतिहास के पन्ने आपके सामने खोलूंगा। नेहरू और गीता प्रेस के जो अनसुने किस्से हैं उसका कनेक्शन आज आपको बताऊंगा। गांधी जी और गीता प्रेस में टकराव का पूरा सच क्या है ये भी आज आपके सामने रखूंगा। आदि पुरुष जो फिल्म चल रही है उसमें अब ऐसा क्या दिख गया है जिसको लेकर बैन की मांग होने वाली है। 3 दिन में आदि पुरुष बदल जाएगी या बैन हो जाएगी, इस पर बात होगी। असली राम कथा से कितनी अलग है आदि पुरुष, इसका चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं। और आदि पुरुष पर राम, लक्ष्मण और दशरथ के भयंकर गुस्से का चैप्टर भी आपके साथ आज होगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का चैप्टर। तो हम मौजूद हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूयॉर्क की, और यहां पर करीब 20-25 डिग्री का टेम्परेचर है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुबह के 11:30 बज रहे हैं, 19 तारीख के। और आप जब ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो 19 तारीख के रात के 9 बज रहे हैं। तो कुदरती लिहाज से देखिए तो कुदरत ने इनको हमसे पीछे ही चलने के लिए बनाया था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ये अमेरिका दुनिया का खुद को बॉस समझने लगा और बॉस बनकर भी घूमता था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा और कैसे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का बॉस बनाया है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी वहां स्टूडियो में मौजूद हैं, जो मेरी गैर मौजूदगी में आपकी क्लासेस लिया कर रहे थे। गौतम भाई, पाठशाला में आपका अनुभव कैसा रहा? बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा, लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी महसूस किया कि अगर आपने वो फिल्म देखी हो चुपके चुपके, उसमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो असल में किरदार निभा रहे होते हैं। वो एक परिमल त्रिपाठी अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं और उनको कई जगह पर बॉटनी पढ़ानी होती है, कैलिक्स कोरोला समझाना होता है। तो आपकी वो कमी बड़े जम के खल रही थी। आज जब आप आए हैं तो तमाम स्टूडेंट्स के साथ साथ ये प्रोफेसर भी राहत की सांस ले रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया लोगों को, बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की। और हम यहाँ अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क, तो यहां भी हमें पाठशाला के दर्शक मिल गए, उनसे आप लोगों को मिलाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा दिनेश भाई आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है वो इस लिहाज से भी बड़ा ऐतिहासिक है कि अगर आप देखेंगे
यहां पर प्रधानमंत्री इससे पहले 7 बार आए, लेकिन इस बार जो उनका दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टेट विजिट है। मतलब उनको राजकीय मेहमान के तौर पर बुलाया गया है और उसका मतलब क्या है वो आपको बताऊंगा और यहां लोगों से बातचीत भी कराऊंगा आपकी कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री के इस अमेरिका दौरे में उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। मतलब अगर आप अलग अलग हिस्से से जो तस्वीरें आई हैं अमेरिका की उसको देखेंगे तो मिशिगन से तस्वीरें आई हुई हैं, दूसरी जगहों से तस्वीरें आई हुई हैं, वॉशिंगटन से तस्वीरें आई हुई हैं, न्यूयॉर्क से तो आ ही रही हैं, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। न्यूयॉर्क पहले आएंगे, वहां योग दिवस मनाएंगे, फिर उनका जो राजकीय सम्मान होना है वो वॉशिंगटन में होना है। तो वहां से किस तरह से स्वागत की तैयारियां चल रही हैं उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। दिनेश भाई, अगर आप उन तस्वीरों को थोड़ा डिफाइन कर देंगे, बता पाएंगे तो दर्शकों को और मजा आएगा, और थोड़ा आवाज भी सुनाइएगा लोग किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के आने को लेकर उत्साहित हैं। मैं दिखाता हूं यहां आपने जो ये तस्वीरें दिखाई हैं, ये तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों के सामने होंगी। अमेरिका में किस तरीके की तैयारियां हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं और कई जगहों पर तो ये फर्क करना मुहाल है कि अमेरिका है या हिंदुस्तान। यहां पर आप देख रहे हैं असल में नरेंद्र मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस के बाहर यूनिटी मार्च भी निकाला गया। इस रैली में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। रैली में लोगों ने मोदी मोदी के नारे बुलंद किए, वंदे मातरम के नारे सुनने को मिले। इस रैली में शामिल हुए लोग किस तरह से पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित रहे, ये आपको सुनना चाहिए। We are Sikh diaspora is very enthusiastic to greet Pradhan Mantri Modi ji here, and we have been waiting, and this is the first time as a world leader we are ready to welcome him, and you can see everybody is so excited, and we looking forward to meet him and see him, and Modi है तो मुमकिन है। और इसी तरीके से अमेरिका के शिकागो में भी भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी करते रहे। वहां पर पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें और भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों के संदेश के साथ लोग जुटे और वेलकम मोदी जी कहते नजर आए। मोदी का अमेरिका में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी। Pride for Indian diaspora that Modi ji is going to be the first Indian Prime Minister to have second chance or second time he is going to address the joint session of the Congress. He is the first Prime Minister who is getting this opportunity to address the joint session of the Congress. Second time is in career, and I think he is going to share the vision based on the enduring relationship with America and the shared values of democracy, diversity, inclusion and humanity. Welcome Modi ji. This visit is very important. He is coming as a state guest. Actually, that is the highest honor given by the American president. Modi ji to the oldest democracy of the world, United States of America. Thank you for whatever all you have done for India and for the world. और इसी तरीके से अमेरिका के कैलिफोर्निया में बसे भारतीय मूल के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दिए। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के लोगों ने बैनर के साथ हर हर मोदी के नारे लगाए। भालोबासी 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 मोदी जी के भालोबासी। मोदी हर मोदी हर मोदी हर मोदी वेलकम मोदी हर मोदी हर मोदी वेलकम मोदी भालोबासी भालोबासी। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों की एक झलक आप मिसिसिपी से भी देखिए। यहां एनआरआईज इस तरीके से बैनर लेकर पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बैनर पर लिखा है एनआरआई फॉर मोदी। ये देखिए आप, एनआरआईज फॉर मोदी, ये बैनर लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां वेलकम कर रहे हैं। और अभी आपने ये तो देखा ही किस तरीके से मोदी जी के भालोबासी यहां पर सुनाई दे रहा है। मतलब ये कि मोदी जी से बहुत प्यार है हमको। आइए सुशांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुशांत, ये हम देख रहे हैं वहां की तैयारियां, लेकिन वहां पर जाकर विपक्ष के कई नेता जो कुछ बोलकर आते हैं, या यहां विपक्ष के नेता वहां से जो सुनना चाहते होंगे, वहां तो मोदी जी के भालोबासी बोला जा रहा है। देखिए, जो विपक्ष के नेता सुनना चाहते हैं
वो अपना जो वो कार्यक्रम करते हैं और उसमें एक तय की हुई भीड़ आती है, उससे सुन लें, बस यही हो सकता है। क्योंकि जब आप अमेरिका भी पहुंचते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में किसी सामान्य व्यक्ति से भी सवाल पूछते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो सेंटिमेंट है लोगों का, वो किस तरह से आपको भारत से लेकर अमेरिका तक एक नजर आता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं यहां पर लोग हैं उनसे भी बात कराऊंगा, लेकिन मैं अभी जब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरा और बाहर आया तो हमारे साथ जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं आशीष जी, जो कि जबलपुर से हैं भारत के, उनसे मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा कि क्या माहौल है, क्या नरेंद्र मोदी को लेकर लोग सोचते हैं। वो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लोग स्पाइडरमैन को, ही मैन को, आजकल दूसरे और नए नए सुपर हीरोज आ गए हैं, उनको सुपर हीरो बोलते हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे सुपर हीरो हैं। मुझे लगता है लोगों को वो बातचीत, जो हमारी छोटी सी बातचीत है, वो सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आशीष जी से हमारी बातचीत सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेट विजिट है यूएस का, उसे कवर करने के लिए जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात जो हुई है वो यहां पर हमारे जो ड्राइवर साहब हैं आशीष जी, जो जबलपुर से हैं, उनसे हुई है। और हमें लगा कि थोड़ा उनसे बात करके यहां जो सेंटिमेंट है लोगों का, जो भारतीय यहां रह रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में जो चल रहा है, यहां भारत को लेकर, पीएम मोदी को लेकर जो सोच है वो पता चलेगी। आशीष जी, आप कितने साल से अमेरिका में? मैं ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से हूँ अमेरिका में। और मोदी जी को लेकर यहाँ पर आप लोगों की सोच क्या है? बहुत अच्छी सोच है। काफी सालों के बाद अपने को अच्छा पीएम मिला हुआ है। हम लोग की इंडिया के तबके के लोगों की यही सोच है। हमारे लिए तो पीएम मोदी सुपर हीरो हैं इंडिया के। हम लोग सुपर हीरो हैं? हाँ जी सुपर हीरो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ के लोग भी है ना, इंडियन लोगों को थोड़ी अच्छे नज़र से देखते हैं, अच्छे तबके में है, और बहुत ही हम लोग को उत्साह है कि वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और बहुत ही उनका हम अच्छा, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना झटका क्यों लग रहा है हम लोग जब इस गाड़ी में चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सड़कें लोग सोचते हैं कि बहुत शानदार हैं, तो वहां पर तो आराम से चीजें होती होंगी और ट्रैफिक नहीं मिलता होगा। हम लोग इंडिया में बड़ा गाली देते हैं कि ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम है। ये हम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से और न्यूयॉर्क शहर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर कभी करीब सुबह के 10:15 बज रहे हैं और भयंकर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। आशीष जी, इतना ट्रैफिक जैम लगता है यहाँ अमेरिका में? ये रश आवर है। हाँ, तो जैसे इंडिया में रश आवर है वैसे यहाँ पर भी है? यहाँ पे भी रश आवर है। हाँ। और वर्किंग आवर्स में खासकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। ये अभी सिटी जाने के लिए है जेएफके से, और शाम के समय जब लोग सिटी से वापस लौटते हैं ऑलमोस्ट 4 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक सेम ऐसी ट्रैफिक अदर साइड मिलेगा आपको। तो अमेरिका में आ जाइए या दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, इसी तरीके से ट्रैफिक जैम जो है वो मिलेगा। तो भारत में रहकर क्या है, हम लोगों को आदत है थोड़ा ज्यादा ही कोसने की कि हम परेशानी में हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊं। अभी हम एयरपोर्ट पर थे, वो जो एयरपोर्ट पे ट्रॉली मिलती है जिस पर लोग सामान रख कर ले जाते हैं, वहां यहाँ पर उसके भी पैसे लेते हैं। $6 एक ट्रॉली का। $6 मतलब करीब 500 रुपए के आसपास हो गया। तो सामान रख के ले जाने के लिए जो ट्रॉली इंडिया में आप फ्री में लेते हैं, वो यहाँ पर 500 रुपए में एक ट्रॉली मिलती है। वहां 2-2, 3-3 लोग लेकर और उसको उस पर सामान पर बच्चे को बैठाकर जो है वो राइड दे देते हैं। यहाँ 500 रुपए की एक ट्रॉली मिल रही है किराए पर, और उसके बाद घंटों लगे हमें सामान लेने में। ये सुशांत जी, आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं काफी दुनिया घूमा हूँ, केवल ट्रॉली यहीं पे की है मैंने, और कहीं नहीं पे की है। तो ये आप अमेरिका का भाव समझ जाइए कि यहाँ एक एक चीज में पैसा निचोड़ लेते हैं। और जब ये लोग भारत को इतना सम्मान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बॉस मान रहे हैं, तो आप समझ जाइए भारत आज किस जगह पर खड़ा है और क्यों भारत को इतना सम्मान मिल रहा है। आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी को लेकर ये अमेरिकन में कैसी सोच है, जरा ये भी बताइए। बहुत अच्छी सोच है, उनको बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है अमेरिकन को उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का आज। और मेरे ख्याल से वाशिंगटन डीसी में बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है उनकी।
इंडियंस लोगों के साथ अलग है। उनके साथ डिनर है ऑलमोस्ट 600 पीपल्स का, और ऑलरेडी उसमें भी बहुत वेटिंग लिस्ट चल रही है उस डिनर मीटिंग में। और अमेरिकनों को तो ये आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो वहां पे वेटिंग लिस्ट चल रही है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए कितनी चर्चा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कि वहां जो स्टेट डिनर होना है उसमें वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसकी भी चर्चा यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ गली नुक्कड़ में होती है, चाय की दुकान पर होती है, यहाँ पे भी सारी चर्चा चल रही है। तो ये चर्चाएं भी आपको दिखाते रहेंगे और इस दौरे से जुड़ी भी हर खबर, क्यों ये दौरा इंपॉर्टेंट है और उस दौरे में भारत के लिए क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए क्या है और नरेंद्र मोदी भारत के लिए क्या हासिल कर सकते हैं, इस पर भी आपको जानकारी देता रहूंगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग नरेंद्र मोदी को सुपर हीरो बता रहे हैं। और जो दूसरा हिस्सा मैं आपसे कह रहा था कि क्यों ये दौरा इंपॉर्टेंट है, उसका चैप्टर खोलूं उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर की न्यूयॉर्क में। जरा ये बहुत ही शानदार जो प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसको देखिए। और भगवान कृष्ण और राधा जी भी मौजूद हैं, शिव जी भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। और यहां आकर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आप इंडिया में नहीं हैं। और अच्छा, आपको इसलिए भी एहसास नहीं होता क्योंकि यहां पर कमाल की आप कहिए कोइंसिडेंस ये भी है कि इस मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ एक मस्जिद भी है। तो जैसा आप ज्ञान वापी में देखते हैं वैसा ही यहां पर भी है कि मंदिर है और उससे लगी हुई दीवार मस्जिद की भी है। तो ये जो हमारा रिश्ता है, ये अमेरिका का हो या भारत का हो, वो चला आ रहा है। लेकिन इस मंदिर में बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीय मौजूद हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे मौजूद हैं। दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? पार्थ। हाँ, पार्थ। पार्थ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। मोदी जी को जानते हो? कैसे लगते हैं? बोलो बेटा, बोलो। क्या ठीक ठीक लगते हैं? आप लोग यहाँ पर कितने साल से? 20 साल से हैं। 20 साल से। मुझे ये बताइए कि अभी नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ये कहता है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी ने सब खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया। आप लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, भारत को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति पर तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, न मुझे उतना ज्ञान है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको महसूस तो इंसान करता ही करता है। एक बहुत छोटी सी बात है कि हम एक परिवार में रहकर भी परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को वो कैसे एक साथ खुश कर सकते हैं। धीरे धीरे वो जो भी उनके दिमाग में जो भी पॉलिसीज होती हैं, वो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो तो जनता को भी पता नहीं चल पाती है और वो एकदम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आप लोग खुश हैं जो वो चल रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश है, क्योंकि जो विरोधी हैं वो तो विरोध में बोलेंगे ही बोलेंगे, वो अपनी छवि बना रहे हैं विरोध। आप लोगों के लिए यहाँ अमेरिका में नरेंद्र मोदी की छवि कौन सी है? जो राहुल गांधी बताते हैं वो, या जो दूसरे लोग बॉस मोदी कहते हैं वो? मोदी जी की छवि अमेरिका में बहुत क्लीन एंड क्लीट है। सभी इंडियन उनको छवि पर प्रभावित हैं, उनके लेक्चर से प्रभावित हैं। आई कैन नॉट से अबाउट राहुल गांधी। राहुल गांधी व्हाट ही स्पीक ही डज नॉट नो। I am professor, teach in the CUNY. I can tell you that nobody knows from where Rahul Gandhi is talking. He cannot. हिंदी में। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं भगवान जाने कौन उन्हें लिख कर देता है, कौन उन्हें सलाह करता है। हम यूपी के हैं, बनारस के हैं, हम लोग रहे, हम लोग शुरू से कांग्रेसी रहे। लेकिन आज उनके वक्तव्य को न्यूयॉर्क में आए थे, उनकी मीटिंग में कौन कौन से लोग गए थे सबको पता है। तो आप शुरू से कांग्रेसी रहे, आज मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? मैं मोदी जी को इसीलिए पसंद कर रहा हूँ कि मोदी जी की विदेश नीति और उनका जो है इंडिया में डेवलपमेंट का जो खाका है वो बहुत अच्छा है। तो अब आपको कांग्रेस की जगह मोदी जी पसंद? अब हमें कांग्रेस की जगह मोदी जी पसंद है। हर एक, हम एजुकेशन में हैं, एजुकेशन में कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर में कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लोग कहेंगे आप वही जो कहते हैं कि आप भक्त हो गए। नहीं, हम भक्त नहीं है। हम लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज
करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब ये परिवर्तन आ रहा है। सालों से, पीढ़ियों से जो लोग कांग्रेसी रहे वो अब राहुल गांधी को पूछते हैं कि कहां से सोचकर सुनकर बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी का काम पसंद है। आप लोगों को भारत में जो इस वक्त चल रहा है वो ठीक लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रहा है नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं? नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो अपने हिस्ट्री को, सिलेबस को चेंज कर रहे हैं, हम लोग को सही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम तो इंडिया से पढ़े लिखे हैं, जो भी पढ़ाई लिखे की, फिर बाद में हमने आके ग्रेजुएशन यहाँ जरूर किया, लेकिन हिस्ट्री तो मैंने इंडिया की पढ़ी है, वो बिल्कुल गलत पढ़ी थी। तो मुझे जब भी कब कब सही तो पता चल रहा है। हिस्ट्री तो हम भी पाठशाला में बता रहे हैं। हाँ, आपका तो मैं इसलिए तो देखती हूँ। पाठशाला देखती हैं? हाँ, मैं रेगुलर देखते हैं। रेगुलर पाठशाला देखते हैं। मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। और मोदी जी के बहुत सारे काम मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब जैसे कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। इधर मुस्लिम भाई भी अब मैं सुनती हूँ तो देखती हूँ थोड़े बहुत साथ आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन। अच्छा, यहाँ के मुसलमान आपके दोस्त होंगे, वो लोग नरेंद्र मोदी को कैसा देखते हैं? वो लाइक करते हैं। वो लाइक करते हैं। जो मॉडरेट है वो लाइक करते हैं। जो मॉडरेट मुस्लिम हैं वो हमारे साथ में तो यूपी के हैं। हमारे तो आधा ज्यादा मुस्लिम दोस्त यहाँ आए, लोग सब लाइक करते हैं। सब लाइक अब विशेषकर महिलाएं 3 तलाक के लेकर तो सोचते हैं कि नई जिंदगी मिल गई है। तो वहां तो बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं, आइए बचाइए। तो मुझे तो लगा था यहाँ लोग नफरत करते होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, यू आस्क मी समथिंग। मोदी इज द ग्रेट। आई नेवर सी द मैन इन माई लाइफ लाइक मोदी, एंड प्लस योगी टू। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, यूपी स्टेट, बट बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों को हमने कभी देखा नहीं अपनी पूरी जिंदगी में। क्या अच्छा है ऐसा जो आपने अच्छा ये है कि डू एवरीथिंग, जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही हो रहा है, उसमें बुराई नाम की कोई चीज है ही नहीं। 2024 में मोदी जी जीते? एक ऑफ कोर्स, मोर देन 100%, मोर देन 100%। राहुल गांधी को फॉरगेट इट, भूल जाओ उनको। वो तो है ही नहीं है, वो तो एकदम बादम में है, वो एकदम जीरो से। हाँ, केजरीवाल ही द वर्स्ट, या। अरे तो अभी आप कह राहुल गांधी बॉटम, फिर आप केजरीवाल को उनसे भी नीचे कर दे रहे हैं। भले ही वो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, बट बाय मिस्टेक ही वाज इन द, गलती से बना दिया उनको। नो मोर। अमेरिका में लोग ऐसा सोचते हैं? हाँ, यही सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। अमेरिका में लोग केजरीवाल के बारे में ऐसा सोचते हैं? वैसे ही सोचते हैं। क्या? फ्रॉड है। अरे चीफ मिनिस्टर है। नहीं, चीफ मिनिस्टर है, वो बताए कि वो क्या किया है। कहता है एजुकेशन में इतना काम किए हैं। हमेशा रोज मोदी को गाली देता है। बताइए, बस में आप दिल्ली की बसें देखिए कितनी हालत खराब है। सबको मुफ्त, कहाँ से पैसे आएंगे? हम तो अमेरिका में रहते हैं, कहाँ से पैसे आएंगे? किस क्षेत्र में उसने इम्प्रूवमेंट किया? बस एक टीवी को एडवर्टाइजमेंट देता है, और टीवी को एडवर्टाइजमेंट देता है। आप बताइए कि आपके पत्रकार का उसने उनके घर की फोटो दिखाया, उसको अरेस्ट करा दिया। ये क्या तानाशाह है कि नहीं? शीश महल दिखाने पे। शीश महल तानाशाही। आप लोगों ने शीश महल खूब देखे हैं, खूब देखे। अमेरिका में खूब चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। शीश महल की चर्चा बहुत हुई थी, और हमें तो हर दिन। तो आप लोगों ने, अमेरिका में तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं, आपने शीश महल देखा तो कैसा लगा? शीश महल मतलब उतना घर हमने नहीं देखा था, पहली बार देखा था बड़ा घर। 2 लाख का कर्टन तो हम लोगों ने नहीं देखा था। अमेरिका में भी 2 लाख कर्टन कहाँ लगा? देख लीजिए। न सुना था, बस आपकी पाठशाला में ही देखा था, सुना था। टॉयलेट दिखाया था। आई नेवर सीन दैट टॉयलेट इधर। आपने अमेरिका में भी नहीं देखा? तो ये तो ऐसा ही तो नेता होना चाहिए ना। बताइए, इंडिया में 8 लाख का कमोड लगाने वाला, 8 लाख का पर्दा और 4 लाख का कमोड लगाने वाला नेता मिल रहा है, आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है, जल्दी से बताइए मोदी जी को लेकर? मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों को खुशी है? बहुत खुशी हो है हमें। हम बल्कि यहाँ से 2-3 बहनें लेके जा रहे हैं मोदी के लिए। पहले हम पंजाब से हैं, पहले हम कांग्रेसी थे। आप भी पहले कांग्रेसी थे? हाँ। फिर आप भाजपाई कब हो गए? अब जब देखा नहीं, इन्होंने 2 टर्म में इतना काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा इस करके। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2014 में जब मोदी जी आए तब भी आप कांग्रेसी थे? ना, उसके बाद यूएस आ गए ना, 35 साल हो गए यहाँ पे। तो आप कांग्रेसी से भाजपाई हुए कब? जब से मोदी आए हैं। जब से मोदी जी? हाँ जी। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस का आपका प्यार लुट गया? जो कह रहे हैं ना वो हो रहा है इंडिया में। कांग्रेस में नहीं होता था ना, कांग्रेस में होता था मगर वो फ्रॉड ही होता था। सवाल भाजपा या कांग्रेस का
नहीं है, सवाल है क्या कहते हैं नीति का और देश को आगे बढ़ाने का, इसीलिए वो पूजे जा रहे हैं और कुछ नहीं। भाजपा की बात नहीं है, जिस तरीके से जिस भावना को लेकर वो भारत को बढ़ा रहे हैं, इसलिए सारे उनको पूज रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, तुम आओ थोड़ा आगे, तुम कुछ बोलोगी? इंडिया लास्ट कब गई थी? Years back. कैसा लगा था इंडिया? 2014 के पहले गई थी, तब तो छोटी होगी तुम। चलिए, तो ये लोगों का सेंटिमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अमेरिका में राहुल गांधी आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो छवि है और जो वो काम कर रहे हैं उसको हिलाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। और वो क्यों मुश्किल है ये आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। अब जो चैप्टर हम खोल रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये अमेरिका दौरा है ये क्यों बड़ा खास है और उसमें वो क्या ऐतिहासिक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो 7 बार अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन इस दौरे की चर्चा बहुत ज्यादा है। और वो इसलिए भी है इस दौरे की चर्चा क्योंकि ये स्टेट विजिट है। और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं दर्शकों को कि स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है। दरअसल स्टेट विजिट जो है वो अमेरिका में जब वहां के राष्ट्रपति आप किसी भी मेहमान को बुलाते हैं कि आप आइए, मैं आपको बुला रहा हूं, मैं आपका आतिथ्य करूंगा, मैं आपका स्वागत करूंगा, आपको सत्कार करूंगा, तो वो राजकीय मेहमान के तौर पर आते हैं। इसलिए स्टेट विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि आप किसी को भी नहीं बुला सकते। जो अमेरिका का भी नियम कायदा है उसके मुताबिक अगर किसी प्रेसिडेंट का 4 साल का कार्यकाल है तो 1 साल में वो किसी एक स्टेट गेस्ट को बुला सकते हैं। मतलब अगर जो बाइडेन है तो वो 4 मैक्सिमम स्टेट गेस्ट बुला सकते हैं। इससे आप समझ जाइए कि किसी स्टेट गेस्ट की क्या अहमियत होती है। और इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि 2 नेता अमेरिका के स्टेट विजिट पर आए हैं जिन्हें कि बुलाया गया। इसमें जो इमैनुअल मैक्रों हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, वो आए थे, और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे। और अब तीसरा मौका जिन्हें जो बाइडेन बुला रहे हैं बतौर स्टेट गेस्ट, वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर क्या इस वक्त अमेरिका में सोच है, अमेरिका की सरकार की सोच है, और कितना सम्मान और कद भारत का बढ़ा हुआ है आज की तारीख में, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो जो यहां की संसद है उसका संयुक्त सत्र भी संबोधित करने जा रहे हैं। अब इसमें बड़ी खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले नहीं किया, 2016 में वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये वो दूसरी बार करने जा रहे हैं। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे प्रधानमंत्री का जो संयुक्त सत्र को संबोधित करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जो 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले एक बार जिन प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया उसमें पहला नाम जवाहरलाल नेहरू का है, उन्होंने 1949 में किया। उसके बाद बीच में किसी ने किया ही नहीं। सीधे 1985 में फिर राजीव गांधी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उसके बाद 1994 में पीवी नरसिम्हा राव ने किया, 2000 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने किया। लेकिन ये सारे प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर पाए थे। अकेले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ये इतिहास रच रहे हैं कि वो दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अब इसको आप समझिए, आज की डेट में भारत को सुनने के लिए दुनिया कैसे तैयार है, आपको यह समझ में आएगा। क्योंकि भाई किसी भी संयुक्त सत्र को, संसद के संयुक्त सत्र को एक नेता 2 बार संबोधित करे, यह बहुत रेयर होता है, यह बार बार नहीं होता है। और अगर मैं आपको इसकी रेयर केस है इसके बारे में आपको बताऊं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमेरिकी संसद के सत्र को, संयुक्त सत्र को 3 बार संबोधित किया। उसके अलावा और कोई है ही नहीं जिसने 3 बार संबोधित किया। सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू थे जिन्होंने 3 बार अमेरिकी संसद के जो संयुक्त सत्र है उसको संबोधित किया। इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ये 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है।
और अब इस रेयर लिस्ट में नाम जुड़ने जा रहा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आप समझ जाइए बॉस कि किस तरह से भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हा है कि वो काम जो भारत में तो छोड़िए दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं कर पाए, वो आज की डेट में विंस्टन चर्चिल और आप बताइए नेल्सन मंडेला के साथ अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ने जा रहा है। इससे आप भारत का कद समझ सकते हैं कि आज अमेरिका की नजर में क्या हो चुका है। अच्छा, अगर जब मैं संयुक्त सत्र की बात कर रहा हूं, कई लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, अमेरिका के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजिप्ट जाने वाले हैं और वहां भी राजकीय मेहमान हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत होने वाला है। और इसके पहले भी वो कई जगह संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। अगर आपको मैं लिस्ट बताऊं विदेशी संसद को संबोधित करने का, तो नरेंद्र मोदी 11 बार अलग अलग देशों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं वहां की संसद के, 11 बार। उसके बाद नाम आता है मनमोहन सिंह का, जिन्होंने 7 बार ऐसा किया था। इंदिरा गांधी 4 बार कर पाई थी, जवाहरलाल नेहरू 3 बार कर पाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार और राजीव गांधी 2 बार। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो नेहरू गांधी परिवार इतने साल तक भारत में राज करता रहा, वो भी वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया, भारत का वो कद नहीं बना पाया कि दुनिया भर में संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर बुलाया जाए। 11 बार, कोई छोटी संख्या नहीं है, 11 बार अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप ये भी देखेंगे कि जब मैं संयुक्त सत्र की बात कर रहा हूं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे अभी आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे थे, बुजुर्ग लोगों को देख रहे थे, ऐसे लोग जो सालों से कांग्रेसी थे वो अब नरेंद्र मोदी के चक्कर में जो है वो भाजपा को सपोर्ट करने लग गए। तो ये सिर्फ भारतीयों के साथ नरेंद्र मोदी का रिश्ता नहीं है। अगर आप सिर्फ अमेरिका को ही देख लें, 3 राष्ट्रपति इतने दिन में बदल चुके हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल संभाला। जब वो प्रधानमंत्री बने उस वक्त बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने शानदार रिश्ते रहे कि लोगों को लगता था कि बराक ओबामा जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कैसा संबंध रहेगा दूसरे किसी राष्ट्रपति के साथ। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनसे ऐसी दोस्ती बनी कि लगा कि अरे भाई अब तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो है वो चरम पर है, अब इनके बाद क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो क्या होगा। उसके बाद जो बाइडन आ गए, जो बाइडन से नरेंद्र मोदी ने वैसी दोस्ती बना ली। मतलब विचारधाराएं अलग होंगी, कोई रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति है, कोई डेमोक्रेट है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन भारत के साथ उनका रिश्ता उतना ही प्रगाढ़ रहे, ये नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया। और ये जो कैमरेडरी उनकी होती है, जो रिश्ते वो बनाते हैं, ये हम लोग भी 20 साल से ऊपर हो गए पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने भी किसी नेता को इस तरह से दोस्ती बनाते नहीं देखा है। कुछ के साथ हो सकता है आपके संबंध अच्छे हो जाए, लेकिन कोई विचारधारा हो, कोई पार्टी हो, कोई राष्ट्रपति बन जाए, उसके साथ पहले वाले से उतनी ही या उससे ज्यादा ही प्रगाढ़ रिश्ता बना लेना, ये नरेंद्र मोदी का हुनर है जो वो कर पाते हैं। और इसीलिए अगर आप इस बार देखेंगे, जो बाइडन भी उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए, यहां पर उनका भव्य स्वागत होने वाला, वो मैं आपको पाठशाला में अगले 3-4 दिन में यहां से रिपोर्टिंग करके बताऊंगा, तो आपको यह भी पता चलेगा कि यहां होने वाला क्या है और साथ ही ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा पाठशाला में। क्या हो रहा है ये तो आपको दूसरी जगहों पर भी दिखा दिया जाएगा, लेकिन पाठशाला में जब हम आपको ये भी बताएंगे कि ये अमेरिका कर क्यों रहा है। भाई अमेरिका देखिए, इतना मान के चलिए कि अमेरिका किसी से दोस्ती ऐसे ही नहीं करता, बड़ा मतलबी देश है मैं तो मानता हूं, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों में घुसना, वहां हमले करना या वहां पर अपनी सेना भेजना और बाद में उसको आधे अधूरे में छोड़कर निकल आना, ये अमेरिका का हाल रहा है। तो वहां पर अमेरिका का ये भारत के लिए जो प्रेम है, इसको भी मैं आपको पाठशाला में लगातार समझाता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बताऊं, थोड़ा सा दिनेश भाई के पास भी चलते हैं। दिनेश भाई, आप जब अमेरिका के बारे में जब हम ये सारी बातें बता रहे हैं और यहां जो लोगों का सेंटिमेंट है सुन रहे हैं, अब आप थोड़ा सा बताइए, इस दौरे में एक और ऐतिहासिक चीज नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा आप भी बताइए। वो ऐतिहासिक बात क्या है, वो वाकई आप सब लोगों को जो इस वक्त पाठशाला देख रहे हैं वो जाननी चाहिए। पीएम मोदी हर सोच वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिप्लोमेसी करना जानते हैं और अमेरिका में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब नरेंद्र मोदी को मानते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को एक मजबूत देश के तौर पर देखती है और नरेंद्र मोदी को मजबूत नेता के तौर पर जानती है।
वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है और ये लोकप्रियता पिछले 9 साल में कम नहीं हुई, फिर चाहे देश की जनता हो या बाहर बसे भारतीय। विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसे बड़े कार्यक्रम करते हैं जहां बड़ी संख्या में उस देश में बसे भारतीय जुटते हैं। अमेरिका के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा ही कार्यक्रम तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जून की शाम को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में बसे भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में होने वाला है। अमेरिका में भारतीयों के बीच इस तरह का पीएम मोदी का यह चौथा बड़ा कार्यक्रम है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी तो न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 लोग जुटे थे। इसी तरीके से 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था जहां 50,000 लोग जुटे थे। हाउडी मोदी के कार्यक्रम में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। यानी अमेरिका में नरेंद्र मोदी के ऐसे बड़े इवेंट्स हुए जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया। खुद अमेरिका भी नरेंद्र मोदी की अमेरिका में लोकप्रियता देखकर हैरान था। आप ये देखिए कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी G7 की बैठक में पीएम मोदी से कहा था कि अमेरिका में तो आपकी इतनी लोकप्रियता है कि आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस वक्त भारत का क्या महत्व है और नरेंद्र मोदी किस तरह से दुनिया के लीडर के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, यह अमेरिका जानता है। और अमेरिका यह भी जानता है कि किस तरह से वहां बसे भारतीय अमेरिका की राजनीति के लिए बहुत प्रभाव रखते हैं। अमेरिकी राजनीति में भारतीयों के बढ़ते कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10 साल पहले अमेरिकी संसद में जहां भारतीय मूल का एक ही सांसद था, वहां अब ऐसे सांसदों की संख्या 5 हो गई। अमेरिका में पहली बार किसी इंडियन अमेरिकन महिला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला है। बाइडेन प्रशासन में 130 अहम पदों पर इंडियन अमेरिकन ही काम कर रहे हैं। साल 2016 से अमेरिका के हर राष्ट्रपति चुनाव में कम से कम एक उम्मीदवार इंडियन अमेरिकन भी होता है, लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसे 2 उम्मीदवार हैं। पहला निकी हेली हैं और दूसरे विवेक रामास्वामी। अमेरिका में भारतीय आबादी दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है और पूरे अमेरिका में 40 ऐसे भारतीय हैं जो अमेरिका के अलग अलग विभागों को चला रहे हैं। पूरे अमेरिका में 35 जज ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में कुल आबादी में भारतीयों की संख्या 45 लाख यानी 1% है, लेकिन अमेरिका के कुल टैक्स में भारतीय समुदाय का योगदान 6% से ज्यादा है। बिजनेस वर्ल्ड में भी भारतीयों का दबदबा है। अमेरिका में करीब 20 से ज्यादा ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें भारतीय चला रहे हैं, जैसे गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। और भारतीयों की इस दबदबे और बोलबाले के बीच में जब एक सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी के तौर पर उनके बीच में उपस्थित होता है तो माहौल क्या बनता है, कैसा बनता है, बता रहे हैं आपको सुशांत। दिनेश भाई, ये भारतीयों का जो वर्चस्व है दुनिया भर में, उसकी सिर्फ बानगी आपने बताई है। मैं अमेरिका से जब रिपोर्टर दिखाऊंगा, आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि भारत इस अमेरिका में किस तरह से रह रहा है, बस चुका है और कैसे भारत पर दुनिया की नजर है। ये अगले 4 दिन मैं आपको पाठशाला में यहां अमेरिका से एक रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन अब जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक राम मंदिर में खड़े होकर, एक कृष्ण मंदिर में खड़े होकर मैं पाठशाला कर रहा हूं, तो मुझे लगता है उस गीता प्रेस की बात भी करनी चाहिए, जिसे गांधी पीस अवार्ड क्या मिला, कांग्रेस एकदम तिल मिला गई और उसमें गांधी जी का चैप्टर ले आए कि गांधी जी को दिक्कत थी। जब उन्होंने इतिहास के पन्नों की बात की तो हम तो पाठशाला में इतिहास के पन्ने पलट ही देते हैं। उसमें आज आपको बताएंगे कि नेहरू जी किस तरह से कांग्रेस का ये मौजूदा एजेंडा खुद ध्वस्त करेंगे और इस गीता प्रेस जिसने सनातन को इतना फैलाया, उस पर यह विवाद कितना निरर्थक है, अब उसका चर्चा। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करना और सनातन की बात करना सीधे सीधे कुछ लोगों को आपको टारगेट पर लेने का मौका देता है
और जो राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, उनके खुद की पार्टी के लोग कई बार ऐसी चीजें करते हैं जिससे ये लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होने लगता है कि क्या वाकई उनको हिंदुत्व से कोई दिक्कत है। अब गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला तो उस पर भी हंगामा कर दिया गया। मैं उस पूरे विवाद पर आऊंगा, कंट्रोवर्सी पर आऊंगा, उसकी हिस्ट्री पर आऊंगा, लेकिन मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर का महत्व समझाना चाहता हूं। मैं अमेरिका में खड़ा हूं, न्यूयॉर्क में खड़ा हूं, नई दिल्ली से 12,500 किलोमीटर दूर खड़ा हूं और यहां जरा तस्वीर देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में श्री शुक सुधा सागर, ये किताब किसकी छपी हुई है, जरा नीचे पढ़ाइए। यहां गीता प्रेस गोरखपुर, 20 सुंदर बहुरंगे चित्रों सहित, ये महत्व है। और जरा सर खोल के दिखाइए, इतनी भारी किताब गीता प्रेस गोरखपुर की, और ये अमेरिका में मौजूद है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से सारे अध्यायों का जिक्र है जो यहां पर पढ़कर सनातन के बारे में अमेरिका में लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि कितने पन्ने सर, 1000 पन्ने से ज्यादा की ये पुस्तक है और 1351 पन्नों की ये किताब है, 1351 पन्ने की। और मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये किताब यहां नहीं होती तो सनातन नहीं होता, लेकिन ये किताब यहां है तो छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं वो भी सनातन से जुड़ पाते हैं। और किसकी वजह से? गीता प्रेस गोरखपुर की वजह से। और जो ये काम सनातन के लिए कर रहा है कि दुनिया में 7 समंदर पार भी हिंदुत्व को, हिंदू भावना को और सनातन को जिंदा रखने का काम कर रहा है, उसके साथ आप ये व्यवहार कर रहे हैं कि उसको गांधी पीस प्राइज कैसे मिल गया और गांधी जी को उससे दिक्कत थी। इतिहास क्या है वो भी बताऊंगा और नेहरू जी ने क्या किया था वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिनेश भाई के पास चलता हूं। दिनेश भाई, जरा इस कंट्रोवर्सी के बारे में लोगों को बताइए, फिर जरा मैं नेहरू जी के चैप्टर पर आऊंगा। जी, ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, वो मैं बताता हूं। गांधी पीस अवार्ड असल में गीता प्रेस गोरखपुर को मिला, और अवार्ड क्या मिला? कांग्रेस तिलमिला गई। सनातन धर्म को किताबों के जरिए देश के हर हिंदू घर में पहुंचाने वाले गीता प्रेस को सम्मान मिलने से कांग्रेस को समस्या हो गई। गीता प्रेस पर कांग्रेस के विरोध की पोल असल में आज हम बता रहे हैं आपको, और यह भी बता रहे हैं कि इतिहास क्या कहता है, क्योंकि कहा यह गया कि गांधी जी तो खिलाफ थे गीता प्रेस गोरखपुर के, तो अगर इसको अवार्ड दे दिया गया तो ऐसा ही हो गया जैसे सावरकर को या गोडसे को अवार्ड दे दिया गया। गांधी जी और गीता प्रेस में टकराव का पूरा सच क्या है? एक ऐसा प्रकाशन जो हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें बहुत मामूली कीमत पर देश के गरीब हिंदुओं तक पहुंचाता है। एक ऐसा प्रकाशन जो 100 साल से बगैर किसी लाभ के सनातन की सेवा में लगा है। एक ऐसा पब्लिकेशन जिसने अलग अलग भाषाओं में हिंदू धर्म से जुड़ी किताबों को छापा और सनातन के दायरे को बढ़ाया। उस प्रेस से आखिर किसे दिक्कत हो सकती है? लेकिन ऐसा हो रहा है। राजनीति से दूर रहने वाले गीता प्रेस को कांग्रेस ने राजनीति में घसीट लिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि गीता प्रेस को पीएम मोदी ने अवार्ड दे दिया। गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने चर्चा के बाद सर्वसम्मति से गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को चुना। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार अहिंसक और दूसरे गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने का जैसे ही यह ऐलान हुआ, खलबली मच गई और कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आ गया। जयराम रमेश सबसे पहले इसमें ट्वीट करते हुए आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस को शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 100 सालों में लोगों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय काम किया है, और ऐसे मौके पर उनको अगर ये पुरस्कार मिलता है तो ये उनके लिए बधाई का विषय है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने इस सम्मान के लिए गीता प्रेस को बधाई दी, लेकिन सनातन का यह सम्मान कांग्रेस को हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को सावरकर और गोडसे को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने जैसा करार दे दिया। और वो जो ट्वीट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, देख लीजिए यहां। साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जा रहा है, जो कि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 2015 में अक्षय मुकुल की इस संगठन पर एक बहुत अच्छी बायोग्राफी आई थी,
जिसमें उन्होंने इस संगठन के महात्मा गांधी के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया। यह फैसला वास्तव में एक मजाक है और यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार दे देने जैसा है। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। आपने सुन लिया, ये मनीष तिवारी थे जो कह रहे थे कि उसमें ना कुछ जोड़ूंगा ना घटाऊंगा। हालांकि अंदर की खबर यह है कि खुद कांग्रेस के भीतर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का ट्वीट किए जाने की आवश्यकता क्या थी। बहरहाल गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध करने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। तो गांधी शांति पुरस्कार जिसको लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं, जिसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार चुने जाने पर यह समस्या कांग्रेस को हुई है, उसके बारे में भी जानिए। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। हर साल यह अवार्ड महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति याद के तौर पर दिया जाता है। यह अवार्ड किसी को भी मिल सकता है, यानी जरूरी नहीं कि भारतीय व्यक्ति या संस्था ही इसकी हकदार बने। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इससे पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्र, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को यह पुरस्कार मिल चुका है। दूसरे देशों की बड़ी हस्तियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में यह पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूस बिन सई अल सईद को मिला था। 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था। कांग्रेस ये कहते हुए गीता प्रेस को गांधी पीस अवार्ड देने का विरोध कर रही है कि गीता प्रेस और गांधी जी के विचारों में टकराव था। लेकिन क्या यह सच है? ये इसकी हकीकत क्या है, जानने के लिए आपको लिए चलता हूं सुशांत के पास। दिनेश भाई, जो हकीकत अब मैं बताने जा रहा हूं वो लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस को गीता प्रेस गोरखपुर से दिक्कत कैसे हो सकती है। और इसके 3 हिस्से आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए क्या किया, गीता प्रेस गोरखपुर ने नेहरू जी के लिए क्या किया, और गांधी जी और गीता प्रेस का क्या रिश्ता था। ये 3 हिस्से अब आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप सुनेंगे तो आपको पहला शॉक ये लगेगा सुनकर कि जो कांग्रेस आज गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने का विरोध कर रही है, वो कांग्रेस खुद जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके नाम पर 1992 में 1992 में कांग्रेस की सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। और डाक टिकट किसी को सम्मान देने के लिए जारी किया जाता है। तो 1992 में कांग्रेस की सरकार गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सम्मान में डाक टिकट जारी करती। लेकिन जब 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार उसी गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित करती है तो उसे अपमानित किया जाता है। अब आप सुनिए नेहरू जी का गीता प्रेस से क्या रिश्ता। 1936 की घटना आपको बताता हूं। गोरखपुर में बाढ़ आई हुई थी, वहां लोग परेशान थे, दुखी थे। नेहरू जी गोरखपुर पहुंचे। अंग्रेजों ने नेहरू जी को रोकने के लिए कि वो लोगों से ना मिले,
यहां तक आदेश जारी कर दिया कि अगर नेहरू जी को कोई गाड़ी मुहैया कराएगा तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी तक नेहरू जी को देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त यही कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गाड़ी किसने मुहैया कराई पता है आपको? गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें लोग आदर से प्यार से भाई जी भी कहते थे। तो यही भाई जी नेहरू जी के लिए गाड़ी लेकर आए, ये जानते हुए कि अंग्रेज जो हैं वो उन्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे, वो उन्हें जेल में डाल देंगे। उन नेहरू जी के लिए उन्होंने गाड़ी लगा दी कि सर आप इसमें बैठिए जाइए। और आज वही नेहरू जी की कांग्रेस गीता प्रेस को सम्मानित किए जाने पर विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सिर्फ सनातन को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। आजादी की लड़ाई में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कई बार जेल गए, तो सनातन की अलख जगाने के साथ साथ देश में स्वतंत्रता की, स्वराज की अलख जगाने का काम भी गीता प्रेस ने किया है। और आज आप उसका विरोध करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सम्मानित कर दिया। और आधार क्या बनाते हैं कि गांधी जी और गीता प्रेस गोरखपुर का जो रिश्ता है या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो रिश्ता है वो बेहतर नहीं था। अरे अगर बेहतर नहीं था तो 1992 में डाक टिकट क्यों जारी किया? तब भी नहीं करते। अब 2023 में याद आया कि गांधी जी से रिश्ता कैसा था, और गांधी जी से रिश्ता कैसा था उसका इतिहास भी आपको बताता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर की ही एक मैगजीन है कल्याण, जब वो लॉन्च हुई तो उसके शुरुआती 3 पन्ने किस आदमी ने लिखे थे आपको पता है? महात्मा गांधी ने। अगर उनको नफरत होती, उनको दिक्कत होती, तो क्या वो उस मैगजीन में जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की थी कल्याण, उसमें 3 पन्ने लिखते? और सिर्फ 3 पन्ने लिखने की बात नहीं है, कई बार गांधी जी ने उसमें आर्टिकल लिखे। गांधी जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का रिश्ता ऐसा था कि जब मुंबई में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे तो गांधी जी ने यह तक कह दिया था कि तुम्हें कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुंबई में रहो और यहीं पर आजादी की लड़ाई के लिए काम करो, तुम किसी एक क्षेत्र में बंद कर नहीं रह सकते। यह संबंध था भाई। और आज कोई एक किताब उठाकर, कहीं से कोई बात उठाकर और उसको कह दिया जाता है गांधी जी और गीता प्रेस और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए इनको सम्मानित करना वीर सावरकर का, या वीर सावरकर तो वो बोलते नहीं ना, सावरकर और गोडसे को सम्मानित करने जैसा। ये इतिहास के फैक्ट्स हैं, आप इनको कैसे झुठला देंगे? और आप हर बार सनातन पर चर्चा जब होगी तो सनातन के विरोध में खड़े नजर आएंगे और आप कहेंगे कि हम जनेऊधारी पार्टी, जनेऊधारी नेता की पार्टी है, हिंदुत्व का विरोध करेंगे और आप कहेंगे आप हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी है। लोग कैसे विश्वास करेंगे? और गीता प्रेस का सनातन से जुड़ा हुआ इतिहास है, वो कोई नकार सकता है क्या? दिनेश भाई आप बताइए। से जुड़ा हुआ जो सरोकार है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 45 करोड़ से ज्यादा अलग अलग तरीके की किताबों का प्रकाशन हो चुका है। अब इसमें किस धार्मिक पुस्तक का कितना हिस्सा है उसको भी जरा देखिए। गीता प्रेस का इतिहास हमें देखना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी किताबों को घर घर पहुंचाने वाले दुनिया के ये सबसे बड़े पब्लिशर्स में से गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो सनातन से जुड़ी धार्मिक किताबों को छापती है। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर है और इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। 29 अप्रैल 1923 को जय दयाल गोयनका, घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। गीता प्रेस गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता की एक यूनिट है जिसे उस वक्त सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत दर्ज किया गया था, रजिस्टर किया गया था, जिसे अब पश्चिम बंगाल सोसाइटीज एक्ट 1960 के नाम से जाना जाता है। गीता प्रेस की स्थापना का उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस की कल्याण मैगजीन के आजीवन संपादक भी थे। गीता प्रेस के आर्काइव में 3500 से ज्यादा पांडुलिपियां यानी हाथ से लिखी हुई रचनाएं मौजूद हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर का सनातन धर्म के प्रति कितना बड़ा योगदान है। सुशांत।
और जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, इतिहास या तो ठीक से पढ़ा नहीं उन्होंने, और अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम पाठशाला का ही इंतजार कर लेते। और दूसरी बात यह भी बताऊं, जो लोग कह रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और गांधी जी के रिश्ते ऐसे थे और वैसे थे, गांधी जी ने कहा था कि सनातन का ऐसा काम हो रहा है, इस तरह से विचार आगे बढ़ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर को विज्ञापन नहीं छापने चाहिए। और वो दिन है और आज का दिन है, गीता प्रेस गोरखपुर के किसी किताब में कोई विज्ञापन नहीं छपा है, एक विज्ञापन नहीं छपा है। लोग विज्ञापन के लिए यहां शीश महल की खबरें दबा देते हैं, किसी दूसरे चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन तब से लेकर आज तक गीता प्रेस गोरखपुर ने एक विज्ञापन नहीं छापा। और अब भी जो सम्मान में 1 करोड़ रुपया मिला वो वापस कर दिया, कहा सम्मान लेंगे पैसा नहीं लेंगे। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दूं कि रोज नवभारत पर अमेरिका से मेरी ये कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जारी रहेगी। आप जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।